जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पाटीदार जेल से आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण के बारे में जानेंगे। जिसे इतिहास में दोस्तों समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की धन संपत्ति और वैभव को देखते हुए समय समय पर आक्रमण करते रहे। तो आइए देखते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि जब भारत में सत्ता का केंद्र मगध हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, या मौर्य साम्राज्य से पहले भी जैसे सिकंदर जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद भी मौर्य काल के बाद भी शक, कुषाण, पहलव जो विदेशी जातियां थी जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। तो वैसे ही मध्यकाल में भी अरब व तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। जैसे इस समय सत्ता का केंद्र कन्नौज हुआ करता था। जो 8वीं शताब्दी में सत्ता का केंद्र कन्नौज बन चुका था। यहाँ वर्धन वंश समाप्त हो चुका था। इधर छोटे छोटे राजवंश काम कर रहे थे। तो इनकी आपसी संघर्ष और प्रतिद्वंदिता में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले आते हैं अरब आक्रमणकारी। कौन आते हैं? अरब आक्रमणकारी, जिसमें आता है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। इसी समय भारत का मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ होता है। जो मोहम्मद बिन कासिम था, वह जो खलीफा था उमैयद, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनका उत्तराधिकारियों में से एक जो खलीफा था उमैयद, उनका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण करता है, भारत के सिंध वाले प्रांत पर। इससे पहले भी सिंध पर आक्रमण हुए हैं। जैसे 643 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर हुआ था। देवल बंदरगाह 660 में भी हुआ था। लेकिन ये जो आक्रमण हुए थे, ये सब असफल आक्रमण थे। लेकिन जो भारत पर पहला विदेशी या मुस्लिम सफल आक्रमण, अरब सफल आक्रमण कौन सा था? 712 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, यह आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण करता है? 712 ईस्वी में सिंध भारत पर पहला सफल आक्रमण। इस समय सिंध पर ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर का शासन था। इस आक्रमण में अरब पहली बार सफल हुए थे।
जिससे पहले जितने भी आक्रमण हुए थे अरब आक्रमणकारियों द्वारा वो सब असफल थे। पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। इसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। अब 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया, तो ये यहाँ पर एक कर लगाते हैं, जजिया कर। जजिया कर कब? 712 में ही कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। इसी टाइम पर ये यहाँ पर दिरहम, सिक्का, खजूर की खेती तथा ऊंट पालन का कार्य प्रारंभ करते हैं। बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम है 713 ईस्वी में मुल्तान सॉरी 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है और इसे भी जीत लेता है। जो मुल्तान है इसको भी जीत लेता है और यहाँ इसे बहुत सारा सोना प्राप्त होता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में पहला सफल अरब आक्रमण भारत पर करता है, जिसमें सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ का जो शासक था दाहिर, वो कमज़ोर शासक था जिसकी इस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ आकर जजिया कर लगाते हैं, फिर दिरहम, सिक्का, खजूर की खेती, ऊँट पालन का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर भी आक्रमण करता है, उसे भी जीत लेता है। अब देखते हैं अरब आक्रमण के कारण। पहला क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। पहला कारण क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। जो अपना साम्राज्य अरब या अरब के आसपास वाले क्षेत्रों में फैला था उसे भारत में भी विस्तारित करना। अगला इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अगला कारण क्या था? पूर्व की पराजय का बदला लेना। जैसे अरब आक्रमणकारियों ने 712 ईस्वी से पहले भी आक्रमण किए भारत पर, लेकिन सब में उनकी पराजय हुई। तब उस पराजय जो उनको असंतोष था उसके लिए ये कारण भी एक बनता है भारत पर आक्रमण करने का। भारत की आर्थिक संपन्नता, भारत के धन संपत्ति और वैभव ने हमेशा से विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर लुभाया है। अगला कारण था भारत की राजनीतिक स्थिति। यह भी एक कारण बनता है क्योंकि इस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंश, छोटे छोटे राज्य जो शासन कर रहे थे, शासक शासन कर रहे थे, उनके आपसी संघर्ष, आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी प्रतिद्वंदिता ने ही ये आपस में बिजी रहे
और इसी का फायदा उठाकर अरब आक्रमणकारियों ने भारत के सीमा प्रांत या सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो ये कारण था अरब आक्रमण का। इसके बाद देखेंगे परिणाम। तो अरब आक्रमण का प्रभाव या परिणाम। क्या होता है? पहले तो साम्राज्य का विस्तार होता है। जो भारत के ग्रंथ थे, चरक संहिता जैसे, इनका फारसी भाषा में अनुवाद होने लगता है। जो महान ग्रंथों फारसी अरबी भाषा में अनुवाद भारत का व्यापार अरब तक फैल जाता है। इस प्रकार ये अरब के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर पड़ता है। इसके बाद जो होता है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण जैसे अरब आक्रमणकारियों का क्षेत्र या कार्य समाप्त होता है, उसके बाद भारत पर कौन आता है? तुर्क आक्रमणकारी आता है। जो तुर्क थे ये चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जाति थी, जो भारत पर समय पर आक्रमण करती है। तो इसमें सबसे पहले जो था अलप्तगीन था। जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सरदार कौन था? अलप्तगीन। ये क्या है? 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य या फिर यामिनी वंश की स्थापना करता है। इससे पहले जो अलप्तगीन था तो एक सामानी साम्राज्य था। इसी वाले पार्ट में तो देखें तो इस वाले पार्ट में एक साम्राज्य था सामानी। तो इस साम्राज्य का जो शासक था अब्दुल मलिक, क्या नाम था? अब्दुल मलिक। इसका शासन काल था, ये इसका दास था। कौन? अलप्तगीन। जैसे ही अब्दुल मलिक या सामानी साम्राज्य का पतन होता है इस क्षेत्र में, गजनी वाले क्षेत्र में, वैसे ही ये 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य यामिनी वंश की स्थापना कर देता है। अब अलप्तगीन के बाद एक शासक आता है पिरितिगिन। इसका नाम है पिरितिगिन। अब 932 से ये 972 तक शासन करता है। इसके बाद 972 में एक शासन आता है पिरितिगिन। ये इतना फेमस नहीं है। ये 972 से 977 तक शासन करता है। इसके बाद आता है अलप्तगीन का दामाद। पढ़ते हैं अपन। ये हमारा जेल से IAS की एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन आता है, जो प्रसिद्ध शासक हुआ सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में गजनी की राज गद्दी पर
बैठता है। यह अलप्तगीन का गुलाम व दामाद था। इसके शासनकाल में, इसी के शासनकाल में तुर्क आक्रमण के समय जो हिंदूशाही राजवंश था, जो भारत के सीमावर्ती प्रांतों पर शासन करता था, हिंदूशाही राजवंश, उसका शासक कौन था? जयपाल था। जयपाल, इसका शासन चल रहा था भारत पर जब सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है। सुबुक्तगीन है, इसका बेटा, इसका पुत्र कौन होता है? महमूद गजनी। अब सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी 998 ईस्वी पर गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। इसकी राजधानी भी क्या थी? गजनी। यह भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण इसका होता है 1001 में। 1001 से 1025 तक आक्रमण करता है। 1027 में इसका लास्ट विद्रोह चलता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो महमूद गजनवी है, ये 1001 में एक वेहिंद का युद्ध होता है। वेहिंद प्रथम युद्ध, जैसे पेशावर में था। यह युद्ध महमूद गजनवी और किसके बीच में होता है? जो शाही राजा था, जयपाल के में, और इसमें जयपाल की पराजय होती है। दूसरा वेहिंद युद्ध कब होता है? वेहिंद का दूसरा युद्ध 1008 में, और इसमें जो शाही राजा था वो आनंदपाल था। आनंदपाल, इसमें भी आनंदपाल की पराजय होती है। अब जो महमूद गजनवी है, इसका सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी में यह सोमनाथ पर, सौराष्ट्र वाला पार्ट है, गुजरात पर आक्रमण करता है। जो यहाँ है सोमनाथ, इस पर आक्रमण करता है। इसके सहायता दो थे, हिंदू
शासक थे दो, सेवंत राय व तिलक। सोमनाथ के आक्रमण पर ये दो लोग महमूद गजनवी की सहायता करते हैं। अब यहां से 20 दिनार यहां से संपत्ति ले जाता है। जब इसका आक्रमण होता है तो यहां पे सोलंकी नरेश भीम प्रथम का शासन चल रहा था। इसका अंतिम अभियान, महमूद गजनवी का अंतिम अभियान 1027 में जाटों के साथ होता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र धन लूटना था, धन लूटना। अब इसके बाद आक्रमण कर तखारी आता है मोहम्मद गोरी। जो गजनी साम्राज्य था उसमें एक छोटा सा क्षेत्र था गोर, वहां का ये शासक बनता है 1173 ईस्वी में। गोर साम्राज्य का शासक बनता है। 1175 ईस्वी में यह मुल्तान पर आक्रमण करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। इस समय जो मुल्तान का शासक था वो कौन होता है? दाऊद। मुल्तान का शासक कौन होता है? राजा दाऊद। इसी के 3 साल बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी यह पाटन, जो गुजरात में आता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। जब ये 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, तब यहाँ का शासक सोलंकी नरेश भीम द्वितीय होता है और यह इसे पराजित कर देता है, या इसे यहाँ से खदेड़ देता है। किसे? मोहम्मद गोरी को, जो सोलंकी, गुजरात के सोलंकी नरेश भीम द्वितीय होते हैं। जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है, तब वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय। और ये भीम द्वितीय मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं। इस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन चल रहा था। अब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उनका और मोहम्मद गोरी के बीच में भी 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है तराइन का, तराइन का प्रथम युद्ध। यह कब होता है? 1191 ईस्वी में। किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। जो तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, तराइन का मैदान हरियाणा में आता है। तो ये 1191 में किसके बीच होता है?
जो दिल्ली के चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जीत जाते हैं। अगला युद्ध जो 1192 ईस्वी में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। यह भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, और इसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है, मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। इसी के 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। यह होता है 1194 ईस्वी में। कब होता है? 1194 ईस्वी में। जो कन्नौज का राजा या शासक होता है, गढ़वाल वंश का शासक राजा जयचंद, उनके और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है युद्ध, और इसमें भी मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गोरी के मध्य, और परिणाम क्या होता है? मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो ये 3 युद्ध हुए, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी भारत के अधिकतर भागों पर अपना कब्जा कर लेता है। अब इसका एक मोहम्मद गोरी जो है इसका एक सेनापति रहता है, बख्तियार खिलजी। जो पूर्वोत्तर भारत है, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र है, उनको जीतता है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी तबाही मचाता है। अब मोहम्मद गोरी 1206 में अपने गुलाम, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत का साम्राज्य ये 1206 में किसे मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस लौट जाता है। और 15 मार्च 1206 को दमयक पाकिस्तान में एक जगह है दमयक, इसके निकट इसकी हत्या हो जाती है। तो 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक है, वह भारत के साम्राज्य को देखता है और यही भारत में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। जो भारत 1206 है, यहाँ से भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है, पूर्ण रूप से बदल जाती है। और अब दिल्ली सल्तनत का काल चलता है जिसमें पहला वंश गुलाम वंश रहता है, जो 1206 से स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो इस तरह हमने आज अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण भारत पर समय समय पर हुए, उनके बारे में आज चर्चा की। तो धन्यवाद साथियों आज के लिए।